बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुलसा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त गूनगू मसाइल का शिकार है और हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश कर रही है कि मौशी सूरत हाल जो है इसको बेहतर बनाया जाए। ख़ास तौर पर जो हाउसिंग सेक्टर है उसको रिवाइव करके रोज़गार के जो मौक़े हैं वो पैदा किए जाएँ। हमने कल भी इस पर बात की थी और इसमें काफ़ी रिलीफ पैकेजेस जो है वो भी अनाउंस किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये सिर्फ एक शोबा है, इसके अलावा जो दीगर शोबे हैं वो जमूत का शिकार हैं एक तरह से इस वक्त। और रही सही जो कसर है वो जाहिर है कि कोरोना पैंडमिक ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से मईशत जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आज हम प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के पास वो क्या ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जो है वो दोबारा से पटड़ी पर डाला जाए। और इम्तियाज़ साहब, ये इंतहाई अहम जो है ये मौजू है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो ज़ाहिर मईशत के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त हुकूमत के पास, खासतौर पर इस पैंडेमिक को सामने रखते हुए, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत? देखिए मिशेल, मेरा ख्याल है पहले हम जरा अपने पड़ोस पे अगर नज़र डाल लें, भारत में 2007 से उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया और जिसका बुनियादी मकसद था कि भारत के दूर दराज देही इलाकों तक सड़कों का नया जाल बिछाया जाए, बिजली, पानी, फ़ोन और मेडिकल की सहूलतें पहुंचाई जाएं, पानी पहुंचाया जाए, बुनियादी तौर पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। और 2013 तक फिर वो 164 अरब रुपए भी खर्च कर चुके थे और बुनियादी मंसूबा ये था कि 1,25,000 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। और मज़े की बात है कि जब नरेंद्र मोदी साहब आए हैं बरसर इक़्तिदार, तो उन्होंने उस प्रोग्राम को जारी रखा, बल्कि उससे ज़्यादा फंड्स गुज़िश्ता 5-6 बरसों के दौरान वो दे चुके हैं। और उससे ऐसा ज़ाहिर होता है कि भारत में कम से कम जो समाजी इक़्तिसादी उमूर पे एक इत्तेफाक राय हो चुका है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे क्लीन वाटर यानी साफ पीने का साफ पानी, रोड, बिजली, कोई अब तक गुज़िश्ता 8 बरसों में बिजली के कोई 8 करोड़ से ज़्यादा घरानों को कनेक्शंस दिए जा चुके हैं और इसमें कोई डिसरप्शन नहीं हुई। यानी अगर मनमोहन सिंह साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किए उसको बीजेपी की हुकूमत ने शद्दोमत के साथ जारी रखा है, जैसे हम अपने मुल्क में इसके बरक्स देखते हैं। जी बिल्कुल। तो उससे जब मैं वो स्टडी कर रहा था तो ज़हन में ये सवाल उठा कि ऐसा मालूम होता है कि भारत में एक मीसाके मईशत हो चुका है बड़ी सियासी जमातों के दरमियान। अब मैंने सोचा कि क्या हमारे यहाँ भी इस किस्म का कोई मीसाक मुमकिन है कि नहीं। तो हमने सोचा कि एक हमारे दोस्त हैं, बड़े मशहूर भी हैं और बड़ी बैलेंस उनकी एक राय है, बड़ी ज़बरदस्त राय होती है। मज़हर अब्बास साहब हैं, सहाफ़ी हैं, एक बड़े ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। तो मज़हर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान हमने भारत में तो इक़्तिसादी एजेंडे के ऊपर एक हमने कंसेंसस देखा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मीसाके मईशत पे इत्तेफाक राय कर लिया हुआ है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए, क्या यहाँ पे इस नौइयत का मीसाक मुमकिन है? शुक्रिया इम्तियाज़। देखिए, क्यों नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है बिल्कुल इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमने बहुत ताख़ीर कर दी। जो मिसाल आपने दी उसको माफ़ कीजिएगा, उसको और थोड़ा सा अगर पीछे ले जाएं तो भारत के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तवज्जो दी, चाहे वो रेलवे हो या उनका बस सिस्टम हो। अगर आप जाएं तो वहाँ की रेलवे भी आप देख लें, आप वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देख लें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और रोड ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़े की होते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी बनती है। फिर ये कि आम आदमी को अगर आप बेहतर ट्रांसपोर्ट देंगे, जो उनकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर देंगे, तो उससे यकीनन चीज़ों में बेहतरी आती है। कम से कम आम आदमी जो है वो इस हद तक रिलैक्स ज़रूर हो जाता है कि वो जो सफ़र करता है, जो लेबर करता है, उसके दौरान जो उसे सफ़र करना पड़ता है उसमें उसको आसानी होती है। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया है।
मैं जिस शहर में बैठा हूँ वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। यहाँ ना सर्कुलर रेलवे है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। यहाँ जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो बदतरीन ट्रांसपोर्ट है, मिनी बसेस वगैरह। और मुझे याद है कि 1984 या 83 की बात है, अभी तो उस वक्त भी मैं जर्नलिज्म में था, तो उस वक्त जैपनीज आए थे और जैपनीज ने कराची के लिए 8000 लार्ज साइज बसेस का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप सर्कुलर रेलवे चलाएं, आप लार्ज साइज बसेस चलाएं, आप मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ना चलाएं। जब लार्ज साइज बसेस होंगी तो ट्रैफिक का जोर भी कम होगा, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे शहर में कंजेस्शन बढ़ेगा और साथ में पोल्यूशन। लेकिन वो चीज़ वहीं की वहीं रही, सर्कुलर रेलवे आपने ख़त्म कर दिया। देखिए आपके यहाँ कुछ चीज़ों पे नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, चाहे वो आपकी इकोनॉमी हो, चाहे आपकी नेशनल सिक्योरिटी हो और फॉरेन पॉलिसी। इवन अगर आप पॉपुलेशन, एजुकेशन और हेल्थ, जी, इस पर भी एक नेशनल पॉलिसी बनाएं और इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये कंटिन्यू रहेगी। आप डिबेट कर लें, आप 2 महीने डिबेट कर लें, लेकिन ये तय कर लें कि जी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाएगा। कम वॉट कोई भी गवर्नमेंट आती है, थोड़ी बहुत चेंजेस तो होती हैं, लेकिन बुनियादी पॉलिसी, जैसे फर्ज करें आपकी एक कश्मीर पॉलिसी है, आपकी चली आ रही है पिछले 72 सालों में एक पॉलिसी चली आ रही है, आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ वो चलती है, तो आप माशी तौर पे क्यों नहीं इस तरह की पॉलिसीज बना सकते? और देखें जैसे मोटरवे, फर्ज करें मोटरवे ले लें आप, मोटरवे कनेक्टिविटी हुई ना, और अच्छा हुआ कि दूसरी गवर्नमेंट्स जो आई उन्होंने भी मोटरवे को कंटिन्यू कर रखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मज़हर साहब। सवाल तो यहाँ पे, सॉरी टू कट यू है, सवाल तो यहाँ पे पैदा होता है ना कि इनिशिएटिव कौन ले। इसके ऊपर भी हम दोबारा आएंगे, क्योंकि अंदलीब साहिबा ने भी हमें, अंदलीब अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। आपको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने मिसाक जमहूरियत तो देखा, उस पर जिन लोगों ने दस्तखत किए, हमने ये भी देखा कि बाद में उन्होंने अपने अपने मुताबिक या अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक उसके बकिए भी वो उधेड़ते रहे वक्तन फ़वक्तन। लेकिन क्या अवाम की फलाह बहबूद के लिए ऐसा नहीं हो सकता? आप हुकूमत में हैं, हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव ले लिया जाए कि कोई मिसाके या आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लीजिए, इस किस्म का कोई मिसाक जो है वो हो जाए। तो ये जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल मुमकिन है। तो आप नहीं समझती कि बहैसियत हुकूमत के अगर इनिशिएटिव ले लिया जाए, अपोजिशन को दावत दी जाए? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये बिल्कुल होना चाहिए और हो भी सकता है, प्रोवाइडेड जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एक एजेंडा पे आए। अगर आपको याद होगा तो जब हम असेंबली में थे और उस वक्त असद उमर साहब जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनकी स्पीच है जिसमें उन्होंने इनवाइट किया, क्योंकि हुकूमत की जो अपोजिशन थी वो ये कह रही थी कि ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए, ये वो, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि जी आप आएं, मेरा दफ्तर भी है, हम सारी पार्टीज मिलके बैठते हैं और आप अपनी सजेशंस हमें दें और हम एक मिसाके, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा, अच्छा, कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी में आप समझते हैं कि जो आपने गलतियां की या आपने गलतियों से सीखा या जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी सॉल्यूशंस हैं वो आप बिल्कुल पेश करें। एंड क्योंकि इकोनॉमी तो ऑब्वियसली एक नेशनल एजेंडा है तो उस पर काम होना चाहिए। मसला कहाँ आया, और अगर आप देख लें पूरा अब 2 साल होने को, इसमें जो पहले साल तो सबसे बड़ा मसला ये था कि वो हर चीज पे एक पहला घंटा जो होता था उस पे आप रिप्ले करके देख लें, वो ये था कि जी हमारे लोगों को आप निकालें, मुझे क्यों निकाला, मुझे जेल में क्यों डाला। वो अपने सारे लीडर्स की तस्वीरें लेके आते थे, वॉकआउट्स करते थे कि जी इनके प्रोडक्शन ऑर्डर आने चाहिए, इनका फलाना आना चाहिए, इनका वो आना चाहिए। तो वो इट वाज कंडीशनल, सारी जो सपोर्ट थी जो थी वो सारी कंडीशनल थी। मैं आपको एक इसकी मिसाल देती हूँ कि मफाद आमा के लिए, चले इकोनॉमी भी छोड़ दें, ह्यूमन राइट्स का एक बिल था, ज़ैनब अलर्ट बिल, जिसपे किसी को कोई एतराज ही नहीं था। मतलब हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन राइट्स का एक बिल है ज़ैनब अलर्ट बिल, और उसको पास होते होते कोई 1.5 साल लगा, क्योंकि भी ह्यूमन राइट्स कमेटी में गया हुआ था और ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे हमारी अपोजिशन के वो जो हैं बिलावल जरदारी भुट्टो साहब,
اور وہ وہاں وہ نکال ہی نہیں رہے تھے اس بل کو، کیونکہ ان کے والد پہ اور ان کے اوپر بہت زیادہ، وہ روز کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے آپ نے ہمارے بندوں کو کیوں پکڑا ہوا ہے. تو اٹ واز ویری سیڈ، اور ہم نے اٹھ کے اس کو اسمبلی میں باقاعدہ ان کو چیلنج کیا کہ دیکھیں یہ زینب الرٹ بل تو آپ گزار دے وہاں سے، اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو؟ اچھا چلیے اندلیپ، یہ تو اندلیپ صاحبہ یہ تو چونکہ ایک باہمی ایک الزام تراشی کا سلسلہ ہے، اپوزیشن، بٹ یہ تو نیشنل اسمبلی میں ریکارڈ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، قطع نظر اس کے ہم چونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ وے فارورڈ کی بات کریں. گزشتہ روز آپ کے کولیگ شبلی فراز صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بڑے زور شور سے یہ کہا کہ گزشتہ 10-15 برسوں کے دوران جو پبلک پروکیورمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے کوئی 1500 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے یا اس طرح سے پلفریج ہوئی ہے، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ میرے یادداشت میں پہلی مرتبہ کسی حکومت میں پبلک پروکیورمنٹ سسٹم کے فلاز جو ہیں، آپ بھی چونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں رہی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح یہ پیسہ دگنا تگنا کمایا جاتا ہے جو عوام تک نہیں پہنچ پاتا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو پروکیورمنٹ نظام ہے، سرکاری ٹھیکے اور ٹینڈرنگ وغیرہ، کہ کیا یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ پی ٹی آئی ماضی کو بھلا کے، الزام تراشیوں کو بھلا کے باقی جماعتوں کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر اور اس پروکیورمنٹ کے نظام کو دوسرے ملکوں کے ایٹ پار لے کے آئیں، جس سے وقت کی بھی بچت ہو اور پیسے کی بھی بچت ہو؟ میں تو جیسے آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں، بالکل صحیح ہے. پروکیورمنٹ میں پیپرا رولز اور اس کی وائلیشن جو ہوتی رہی ہے، اس کی مد میں بہت ریگولیرٹیز رہی ہیں، اور اس سارے سسٹم کو کبھی بھی ہولی کاؤز کی طرح چیلنج نہیں کیا گیا، بیکاز اٹ ہیز سوٹڈ ویریس پیپل اینڈ ویسٹڈ مافیاز. اب آپ اس کو چھیڑیں گے تو ضرور، اب جب آپ چھیڑیں گے تو اس کے اندر بھی ایک مافیا ہے جیسے باقیوں کے اندر بھی ہے. اب اس کے اندر جہاں تو آپ کہیں کہ جی پیچھے جتنی بھی خربوں روپے کی ریگولیرٹیز ہے وہ نہیں ہم نے چیک کرنی، ہم اب آج سے یہ چیک کریں گے پھر تو صحیح رہے گا. لیکن جیسے ہی آپ کسی کو پوچھیں گے کہ جی یہ پیچھے کیا ہوا، اس پروجیکٹ میں کیا ہوا، اس پروکیورمنٹ میں کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، وہ آپ کو ایک سزا ملے گی جہاں لوگ چیخنا شروع ہو جائیں گے، سر کے وہ ہیڈ مائکس اٹھا کے پھینکنا شروع ہو جائیں گے، اینڈ دے ول واک آؤٹ. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ ایک ایجنڈا اگر تیار کر لینا کہ آپ نے پروکیورمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ نے ایک سیٹ آف پیپل پہ اپلائی کرنی ہے، عوام پہ اپلائی کرنی ہے یا کسی اور پہ اپلائی کرنی ہے، اور اپنے اوپر نہیں کرنی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے. جو مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اندلیپ صاحبہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی طرف سے انیشیٹو لیا بھی جاتا ہے تو اس پہ سنجیدگی ظاہر نہیں کی جاتی اپوزیشن کی طرف سے. پروکیورمنٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی جو مجموعی طور پہ مل بیٹھ کے چیزیں جو ہیں وہ طے کرنے کے معاملے پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو کیسر شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں انہوں نے جوائن کیا. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اندلیپ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ملک کے جو عوام ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا ایسا میثاق کیا جائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے جو ہے سنجیدگی سے اس پہ غور کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو دعوت دی جائے حکومت کی طرف سے تو پھر پازیٹیو رسپانس آئے گا آپ کی طرف سے؟ دیکھیے آپ نے بڑا اچھا رکھا ہے. پہلی بات تو ہے اس قسم کی ڈسکشن چاہیے جس میں کنکریٹ کو رزلٹ اور وے فارورڈ جو آپ نے کہا. دیکھیے ہمارا ہم سب ملک سے الیکٹ ہوئے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا، سب کو ملک عزیز ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو، اس کے تو کھلے ہیں، اس کے لیے تو آپشنز ہیں، ان کے خلاف جو مرضی کرنا ہے کرنا چاہیے سب کو مل کے، اس کو کوئی روک نہیں رہا. کسی نے بھی کیا، میں بجائے کہ اس بحث کو چھیڑوں، کیونکہ میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین رہا نیشنل اسمبلی کے پچھلے 10 اوور میں، اور ابھی بھی میں فائنانس کمیٹی کا ممبر
वहाँ पे तमाम पार्टियों के लोग हैं। हमने पहले दिन से मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चलो उसको हो गया। अगर हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, देखिए जिसने गलत किसी ने भी काम किया, अगर उस बात को अगर खत्म ही हमने नहीं करना, यही कहना है कि ये जो हम कह रहे हैं, मैं आपको अपनी तरफ से एक अश्योर कराता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इस वक्त बिजनेस और कॉमर्स विंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अश्योर कराता हूँ वहाँ अगर असम्बली में माहौल नहीं है तो फाइनेंस कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें सारी पार्टियों के मेंबर होते हैं और वहाँ पे थ्रेड बेयर डिस्कस हो सकता है। अगर मुल्क की कोई बेहतरी हम चाहते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है, करप्शन अगर खत्म करनी है तो सिस्टम से खत्म होगी। उसके लिए देखिए ना, हम पहले दिन से इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी? कभी किसी ने इस पर गौर किया? देखिए जब इदारे में करप्शन, देखिए हम सब एक इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और लोग हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है वो गलत है, पहले तो वो छोड़े और हम सब मिल के बैठे। अगर इदारे ठीक होंगे तो लोग तभी आएंगे ना डॉक्यूमेंटेशन में। अगर कोई सही डॉक्यूमेंट करके अगर किसी इदारे में जाता है और उसका ITO या उसका अप्रेजर उसकी बात नहीं मानता, तो वो जितने भी केसेस हों उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, वो रुल जाएगा और अपीलों में जाएगा। कोई सिस्टम ऐसा बना दें, हम अगर कोई हम हमारे साथ हमने जो ये सिस्टम है, बड़ी कोशिश की, कई चेयरमैन आए। मैं 1990 में जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी थी सेनेटर मदर साहब, उनके भी मेंबर रहा हूँ। मेरी फैमिली तमाम चैम्बरों के, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट रहा और हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेता रहा कराची के बिजनेस कम्युनिटी से। मेरा बेटा लाहौर चैम्बर में प्रेसिडेंट रहा, मेरा फर्स्ट कजन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। माशाल्लाह, बड़ा आपका मतलब बहुत आपके दूर दूर तक शेख साहब, अगर आप जहाँ मुल्क का रेवेन्यू बढ़े, मैं बस बात को वाइंड अप कर रहा हूँ, मुल्क का जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा हम नहीं बढ़ा सके। हमारे वक्त में 15% बढ़ रहा था हर साल, 1900 से 3800 किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा और बढ़ना चाहिए। अब हर चीज मुमकिन है, बांग्लादेश ने करके दिखा दिया है। हम लोग जाते रहे, 1972 में मैं पहली बार चाइना गया और मैं 50-60 बार चाइना गया हूँ उस दौर से बिजनेस के लिए, और उन लोगों को हमने देखा उनमें तो कुछ भी नहीं था उनके पास, वो हमसे कारोबार सीख रहे थे उस वक्त। यकीन जानिए, आप मानेंगे नहीं इस बात को। अच्छा शेख साहब, आपने चूंकि बांग्लादेश की मिसाल आप दे रहे हैं, बांग्लादेश में तो जो फिर अपोजिशन का हाल हुआ है वो मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं हुआ। वहाँ पे जो अदलिया का और जर्नलिज्म का, सहाफ़त का जो हाल हुआ वो अल्लाह किसी को ना दिखाए। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हों। हर एक की ख्वाहिश है कि तमाम इदारे मिल मिला के पार्लियामान के ज़रिए इस निज़ाम का भरम रखें, उन लोगों का ख्याल रखें जिनके वोटों की बुनियाद पे वो यहाँ पार्लियामान में पहुँचते हैं। तो आप ये बताइए कि जिस तरह मलेशिया में और इंडोनेशिया में जो बड़े मंसूबे हैं, वहाँ पे पार्लियामानी पैनल्स के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए बड़े मंसूबे की अप्रूवल होती है। इस तरह उसमें कोई रुकावट नहीं आती, इल्ज़ामात फिर नहीं आते कि करप्शन हुई है या उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई है। तो आप समझते हैं कि बतौर बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन के आप इस नौयत की कोई चीज़ें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। जिस तरह हमें सबसे बड़ा रोल हुकूमत का होता है, हमारे अपने दौर में भी देखिए, मैं ये नहीं कहता रहा कि हर चीज़ बहुत अच्छी, अगर हर चीज़ बहुत अच्छी होती तो अब आज हमारा मुल्क, बांग्लादेश हमारा ही मुल्क था, वो आज जो पोजीशन पे पहुंच गया। बिल्कुल ये जो आपने तजवीज़ दी, पहले मिल के बैठ, ये लड़ाई झगड़ा, ये जो बातचीत है, एक दूसरे पर दुष्नाम चला दी। असम्बली में क्या हो रहा है? हम असम्बली में जाते हैं, हम तो लोगों के वोट लेके गए हैं कि उनके लिए बेहतरी की बात करें। आपने बड़ी अच्छी बात की, इंडोनेशिया, मलेशिया, कई मुल्कों ने मुख्तलिफ सिस्टम बनाए। हम मिलके कोई मेंबर, कोई बंदा तो ऐसे होंगे ना लोग जो सब कंसेंसस से एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जो फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन है कमोका साहब हैं, फैज कमोका, वो PTI के मेंबर MNA और बड़े अच्छे आदमी हैं। उनके साथ बैठ के हम सब, मैं ऑफर करता हूँ, हम सब बैठने को तैयार हैं ताकि मुल्क का कोई फायदा पहुंचे, मुल्क का मफाद हो। और सिस्टम ऐसे बन सकते हैं जिसमें करप्शन बहुत कम हो सकती है, और सिस्टम ऐसे बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब। नजर आपने हमारी गुफ्तगू सुनी आपने कैसर शेख साहब की और अंदलीप अब्बास साहिबा की? जी मैंने सुनी इम्तियाज। देखिए, पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देना चाहते, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ। पाकिस्तान में लोग डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं चाहते, ये एक्सक्यूजेज है, माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ। मैं भी इसी शहर में रहा हूँ, इसी शहर में रहता हूँ, मुझे पता है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते, मुझे पता है कि लोग चीज़ें चुराते हैं, छुपाते हैं। हमारे यहाँ आप मुझे बताएं कि सब ये कहते हैं हाँ जी मीसाक़ मईशत, किसी ने डॉक्यूमेंट करके पेश किया मीसाक़ मईशत?
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हाँ मीसाक मईशत है, भाई आप डॉक्यूमेंटेशन करके, इसी तरह असद उमर साहब या गवर्नमेंट, अगर आप संजीदा हो, देखिए मीसाक जमहूरियत हुआ था ना, एक तहरीरी मुआहिदा हुआ, उसकी डॉक्यूमेंट उठा के देखें, मेरा ख्याल में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट नजर आती है। 18वीं तरमीम में 8 महीने गुफ्तगू हुई और फिर एक तरमीम हुई, उससे इख्तलाफ और वो सब कुछ होता है, लेकिन एक बड़ी डिस्कशन हुई। इस तरीके से संजीदा गुफ्तगू मुझे नहीं नजर आता। मैंने अंदीरी अब्बास साहिबा की बात सुनी, एक जुमला कह के वो फिर उसी तरफ चली गई। तो चीज ये कि मैं ये बात कह रहा हूं कि आए फाइनेंस कमेटी में बैठे, अभी कैसर साहब कह रहे थे, तो भाई आपकी फाइनेंस कमेटी का इजलास होता है ना, आप क्यों नहीं एक मीसाक मईशत पे जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाते? आप दूसरे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनसे तय करके एक डॉक्यूमेंट तो बनाएं जो डिस्कशन में आए। एक जब सारी पार्टीज उसमें मौजूद हैं तो एक ब्रॉडर मीसाक मईशत बनाएं, उसको भेजें, तमाम सियासी जमातों को भेजें, तमाम कायदीन को भेजें, फिर वही कमेटी, फाइनेंस कमेटी जो है वो बुलाए, पार्टी हेड्स को बुलाए, दावत दे फाइनेंस कमेटी, उनको अपने अक्रॉस द टेबल बैठाए, उनके सामने वो डॉक्यूमेंट मौजूद हो, उस पर वो अपनी राय दें, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी अपनी राय दे, ताकि फिर सब साइन करें उसके ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मजहर साहब, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद प्रायोरिटीज जो है ना वो ही नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की, और शायद प्रैक्टिकली वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। बातें करने के लिए, बड़े बड़े दावे करने के लिए तो सबसे आगे होते हैं। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब मैं चाहूंगी इस पर आप कॉमेंट कर दीजिए, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएं। नहीं, मेरा ख्याल है मजहर साहब ने बिल्कुल सम अप कर दिया कि बुनियादी तौर पे अवामी फलाह बहबूद बड़ी सियासी जमातों की तरजीहात में शामिल नहीं है। लिप सर्विस सब करते हैं, पार्लियामान के अंदर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक सिस्टम्स को बेहतर करने की बात आती है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की नज़र हो जाता है तमाम तर मामला। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सब बैठ के और कुछ मुस्बत, कुछ सॉलिड कदम जो है वो प्रपोज करें और उसको असेंबली में पेश करें, उस पर बहस हो, उसके नतीजे में कोई ऐसा एक निज़ाम, मैकेनिज्म बने ताकि किसी भी हुकूमत का लाया हुआ कोई प्रोजेक्ट है वो चलता रहे, क्योंकि उसी में आवाम की फलाह बहबूद है। वही आवाम जो जिनके कांधों पे सवार होके ये पार्लियामेंट तक आते हैं। वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, तो विल होगी तो मेरे ख्याल में अमल दरामद भी होगा। उस पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जहाँ दीगर तालीमी जो इदारे हैं उनके ऊपर कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत असर हुआ है, हर जाया है, उसी तरह से जो हमारे यहाँ दीनी मदारस है उसमें भी जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है वो भी मुतासर हुआ है। किस तरह से इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में दीनी मदारस की जो कुल तादाद है वो खासी ज़्यादा है। 37,517 मदारस हैं जिनके जो ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात हैं वो तकरीबन 41 लाख से ज़ायद तलबा तालिबात जो हैं वो इसमें ज़ेर तालीम है। और यहाँ दीगर जो तालीमी इदारों के तलबा की जो तालीमी सरगर्मियाँ जैसा कि हमने पहले कहा वो मुतासर हुई कोरोना की वजह से, वहीं ये मदारस भी जो हैं ये मुतासर हुए और इनके जो इम्तहानात होने थे इस साल वो पहले मुलतवी हो गए और उसके बाद अब दोबारा से शेड्यूल जारी किया गया है। ये 11 जुलाई से इम्तहानात जो हैं वो इनके शुरू हुए हैं और 16 जुलाई तक ये जारी रहेंगे। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल हैं जी वफाकुल मदारिस अल अरबिया के हनीफ जालंधरी साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ जालंधरी साहब आपके वक्त के लिए। जालंधरी साहब आपसे मैं पूछना ये चाहूँगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना पैंडमिक को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह मुमकिन बनाया जा रहा है कि जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए और जो इम्तिहानात हैं वो भी जारी रहें, तो क्या ये मुमकिन हो पा रहा है? क्या इत्मीनान बख्श सूरत हाल? मुल्क भर में इम्तिहानात का आगाज 11 जुलाई से हुआ। ये इम्तिहानात 16 जुलाई तक जारी रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क में तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद इन इम्तिहानात में शरीक है। हमने पूरे मुल्क में
جو امتحانی مراکز چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت میں قائم کیے ہیں ان کی تعداد 2254 ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں اساتذہ ہیں جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمارے امتحانات کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے امتحان کا دائرہ پورا ملک ہے، اور ایک ہی پیپر ایک ہی وقت میں پورے ملک میں ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً 4 لاکھ طلبہ اور طالبات ہیں جو بیک وقت امتحان دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا سالانہ امتحان ہے اور SOPs کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہماری وزارت تعلیم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں ہم نے خود ان کو جو SOPs تجویز کیے انہوں نے اس سے بہت اتفاق کیا، اور SOPs میں بنیادی چیز جو ہے وہ صفائی کا اہتمام ہے۔ الحمدللہ صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ہمارے امتحانات کھلی جگہ پر ہو رہے ہیں، عام طور پر مساجد میں ہوتے ہیں، وسیع اس کے مساجد ہوتی ہیں، صحن ہوتا ہے، ہال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں سے قالین ہٹا دیے گئے ہیں، اور صفائی کا پورا اہتمام ہے۔ جراثیم کش جو ہے وہ محلول کے ذریعے اس کو دھویا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام طلباء اور طالبات ماسک پہن کر امتحان دے رہے ہیں، جو ہمارا نگرانی کرنے والے اساتذہ ہیں وہ بھی ماسک پہن رہے ہیں۔ سماجی فاصلہ، ویسے تو ہمارے یہاں ویسے بھی فاصلہ ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے نقل نہ کی جا سکے، لیکن الحمدللہ اس میں زیادہ فاصلے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ بات کبھی خیال رکھا گیا کہ طلبہ ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، مصافحہ نہ کریں، اور ہر ایک اپنا قلم اور اسی طرح اپنا کاغذ اور اپنا گتا وغیرہ استعمال کریں، اور ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور باقاعدہ صحت مند طلباء کو امتحان میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یا اس کے اندر کوئی بھی علامت کرونا وائرس کی ہے تو ان سے معذرت کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس میں نہ آئے، اور باقاعدہ صبح کو چیک کیا جاتا ہے جب پیپر شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑے مثالی انداز میں امتحانات ہو رہے ہیں، پرامن ہو رہے ہیں، پرسکون ہو رہے ہیں۔ ہم نے رمضان میں بھی مساجد کے اندر اپنی عبادات میں SOP پر عمل کیا اور کرایا، اور الحمدللہ یہ امتحانات بھی ہمارے لیے چیلنج تھے۔ ہم نے گورنمنٹ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم SOPs پر عمل کریں گے، اور الحمدللہ پورے ملک میں SOPs کے تحت ہمارے امتحانات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مثالی ہے، اور دیگر بورڈز اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امتحانی نظام کو آ کر دیکھیں۔ پھر یہاں پر بوٹی مافیا کا کوئی تصور نہیں، کہیں ہمارے امتحانی سینٹر کے باہر کوئی رینجرز، کوئی پولیس نہیں ہے۔ بعض امتحانی مراکز میں 1000، 2000، 1500 طلباء اور طالبات بھی شریک امتحان ہیں، اور الحمدللہ پرامن اور پرسکون انداز میں امتحان ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قابل تقلید ہے اور مثالی ہے۔ چلیے بہت شکریہ آپ کا حنیف جالندری صاحب، اور بڑی آئیڈیل سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم اس کا کیونکہ یہ ایک بورڈ ہے، یہ 5 بورڈز ہیں وفاق المدارس کے، یہ ایک بورڈ کے سیکرٹری جنرل سے ہم نے گفتگو کی ہے، وفاق المدارس العربیہ کے، اور یہ گریجولی جو ہے بتدریج امتحانات جو ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان تمام مدارس کو، ان تمام بورڈز کو مانیٹر کرتا ہے ایک ادارہ پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ۔ اس کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عامر تحسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا یہ ادارہ ہے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، آپ بھی اس سے ظاہر ہے کہ رہے ہیں، منسوب رہے ہیں، اس بورڈ کو بنے 20 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ مؤثر ثابت نہیں ہو پایا۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ حقیقی معنوں میں یہ ادارہ فعال کیوں نہیں ہو سکا؟ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ جو کہ 2001 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی دینی مدارس موجود ہیں ان کو مین اسٹریم میں لایا جا سکے اور ان کو ایک نصاب بھی دینے کی کوشش کی جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں جو سب سے بڑی ناکامی کی وجہ تھی کہ اس کے مستقل کوئی چیئرمین نہ آ سکے، اور دوسری جو اس کی ناکامی کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں موجود 5 معروف جو وفاق المدارس ہیں ان کی طرف سے بھی خاطر خواہ کوئی تعاون ان کو میسر نہیں آ سکا۔ اب یقیناً ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کے اپنے خدشات ہو سکتے ہیں، جس کے سبب انہوں نے اس مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے چلے گئے۔ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا جو دوسرا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ماڈل مدارس کریٹ کرنا، وہ اس میں بھی بھرپور طریقے سے ناکام رہا، اور اس کی ناکامی کی وجہ مدارس جو پرائیویٹ ہیں وہ ان کی وجہ نہیں تھے، بلکہ حکومتی فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے نئے مدارس جو ہے وہ قائم نہیں کیے جا سکے۔
یہ ایک بڑا المیہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی ناکامی کا سبب بنے. میں سمجھتا ہوں کہ آج موجودہ دور میں حکومت پاکستان نے جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ جس طرح سے مدارس کو مین اسٹریم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے لوگوں کو بھی اس معاملے میں وزارت تعلیم کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم پورے ایک معاشرے میں مدارس کے نظام کو مین اسٹریم کر سکیں اور وزارت تعلیم کے تحت ان کو بھی تعلیمی اداروں کو بطور ڈکلیئر کر سکیں. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر عامر تحسین صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، ایک تو انہوں نے جو وجہ بتائی ہے وہ کوارڈینیشن کی کمی ہے. جو وفاق المدارس ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے ہی انکار کر دیا اس ادارے کو، تو پھر ظاہر ہے کس طرح سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے یا بہتر ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو بورڈ بنا تو بڑا اچھے اس کے مقاصد تھے، لیکن جو عامر صاحب کی جو باتیں ہیں ان سے لب لباب اس کا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک طرف سے بیوروکریسی کی طرف سے مزاحمت کی گئی، مداخلت کی گئی، اور دوسری طرف مدارس یا جو تمام وفاق تھے ان کا اس پہ اعتماد نہیں تھا. کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب صدر پرویز مشرف نے نیا مدارس کی اصلاحات کا بیڑا اٹھایا تھا. ان دنوں شکوک و شبہات بھی بہت تھے، اور اس وجہ سے کافی عرصے تک مدارس یا وفاق جتنے بھی ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ہماری جو بیوروکریسی ہے انہوں نے چیئرمین نہیں لگنے دیا. ایک سیکریٹری تھے وزارت مذہبی امور کے، وہ 4 سال تک تو خود قائم مقام چیئرمین کے انہوں نے اضافی عہدہ سنبھالے رکھا. پھر وہ جب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا. ریٹائر ہوئے تو انہوں نے جا کے بطور چیئرمین وہ عہدہ سنبھالے مزید 3 سال کے لیے. اس کے بعد کہیں جا کے جب گزشتہ دور حکومت میں ذرا پریشر پڑا تو یہ عامر تحسین صاحب کو لایا گیا. اور افسوس یہی ہے کہ اگر یہ بورڈ آج سے 15 سال پہلے بن چکا ہوتا، 16 سال پہلے، تو ہو سکتا ہے اس کے زیادہ بہتر نتائج ہوتے. بہرحال ہمیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. جو 41 لاکھ آپ نے بتایا طلباء ہیں مدارس میں، یہ بھی پاکستان کے بچے ہیں، اور ان کو ضرور حکومت کو کی طرف سے ان کو توجہ دینی چاہیے، اتنی توجہ جتنی سرکاری اسکولوں کو مل رہی ہے، نجی اسکولوں کو مل رہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں اصلاحات بھی ہوں اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، ہم امید کرتے ہیں. اور ناظرین، ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو گزشتہ دنوں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر صاحب جو خاصے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے تھے اور کرونا کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ آ کے اپڈیٹ کرتے تھے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اس کے مختلف وجوہات اور مختلف الزامات ان پر لگائے گئے. اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا. ابھی گزشتہ دنوں ان پر الزام یہ تھا کہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے ان کی کچھ کمیشن کے معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ آڈیو جو ہے ان کی وہ لیک ہوئی، اور اسی حوالے سے اب تحقیقات جو ہے ان کا بھی آغاز کر دیا گیا. اجمل وزیر صاحب نے بہرحال الزامات کی تردید کی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس سال کے آغاز میں شوکت یوسفزئی صاحب کو، جو کہ وزیر اطلاعات تھے خیبر پختونخوا کے، ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. امتیاز صاحب، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی اتنا اچھا امپریشن تو نہیں دیتی یہ چیز، بار بار لوگوں کو تبدیل کرنا یا ان کو عہدوں سے ہٹانا؟ دیکھیے، لالچ، کرپشن، یہ کوئی ایسے کینسر ہے. لوگ تمام تر مثالیں سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی اسی جرم کا، اسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان سے پہلے لوگ فارغ ہوئے. اب دیکھیں نا، وہ شوکت یوسفزئی صاحب، اس سے پہلے ضیاء اللہ افریدی صاحب تھے گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت میں صوبے میں. پھر اسی حکومت میں قومی وطن پارٹی کے 3 وزراء کو فارغ کیا گیا کرپشن کے الزام میں. اور جب دوبارہ قومی وطن پارٹی شامل ہوئی خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے مزید نئے 3 وزیر دیے. ان کے اوپر بھی وہی الزامات لگے کہ یعنی انہوں نے کوشش کی تھی کہ سرکاری ٹھیکوں میں اور جتنا کام کاج ہوتا ہے وہاں سے کچھ پیسے بنانے کی الزام تھا ان کے اوپر. یہی الزام اجمل وزیر پہ بھی لگ گیا، شوکت یوسفزئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عاطف خان بڑے ڈائنامک وزیر تھے، اور ان کے ساتھ شاہرام ترقی، وہ بھی ایجوکیشن میں تھے.
लेकिन दोनों को मालूम नहीं क्या हुआ, वो समझे शायद वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, और एक तो धड़ेबंदी भी थी उस वक्त पीटीआई के दरमियान लेकिन आप देखें कि उनका अब नामो निशान भी नहीं है। तो बुनियादी बात ये थी कि ये भूल गए कि इनका एक जो भी लीडर है जो वज़ीर आज़म साहब, कि उनको अगर कान में भनक पड़ती है किसी बात की तो वो फिर माफ़ नहीं करते हैं, और ये एक पैटर्न रहा है। आपने देखा कि शुगर स्कैंडल यानी चीनी का स्कैंडल था, उसमें उनके इंतहाई करीबी दोस्त जिनको इमरान खान का ATM कहा जाता था क्योंकि उन्हीं के हवाई जहाज़ में सफ़र करते थे और बहुत सारी सहूलतें थी उनको हासिल। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक मेरा ख्याल उसूली स्टैंड लिया और वो रिपोर्ट भी पब्लिक की और उसके साथ साथ उनको तमाम मामलात से अलहदा भी कर दिया। फिर फिरदौस आशिक आवान साहिबा बहुत दबंग अंदाज में दाखिल हुई वजारत इत्तलात में और काफ़ी उन्होंने बाजार गर्म किए रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज़ाना करती थी, लेकिन उनके हवाले से भी जब एक बात सामने आई तो उनको बर्दाश्त नहीं किया गया। और मेरा ख्याल है ये सबको याद रखना चाहिए और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भले अजमल वज़ीर साहब ने इसको एक साजिश करार दिया है और कहा है कि मैं इसको बेनकाब करूँगा वगैरह वगैरह, लेकिन सोचना ज़रूर चाहिए कि आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है। अगर आप किसी इस काम में, इस नौयत के काम में मुलविस हो रहे हैं तो आपको बहुत सारी आंखें आपको देख रही हैं एक वक्त में। इस एक मोबाइल फ़ोन की वजह से आप सबकी नज़र में हैं, किसी से छुप नहीं सकते। आपके दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, और बिल आखिर वही उन्हीं दोस्तों दुश्मनों में से कोई एक आपके ज़वाल का ज़रिया बनता है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, एक तो इसका बड़ा ही मुस्बत पहलू ये है कि अगर आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है या आप पे कोई इल्ज़ाम करप्शन का लग गया तो आप ओहदे पे नहीं रह सकते। पूरी दुनिया में होता है, बल्कि अखलाकी तौर पे लोग खुद अलहदा हो जाते हैं उस ओहदे से। लेकिन उसमें जो इसका एक नेगेटिव पहलू है वो ये है कि फिर कारकर्दगी उस वजारत की या उस महकमे की वो बड़े बुरे तरीके से डैमेज होती है, मुतासर होती है, क्योंकि वो तसलसल टूट जाता है। अब आप वजारत इत्तलात में भी देख लें वफाकी में, तो उसमें कितनी चेंजेस आए, कितनी मरतबा वजारतें चेंज हुई, वज़रा चेंज हुए। तो क्या इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, कुछ ज़ाहिर डिसरप्शन तो होती है अगर एक वज़ीर जब जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बड़ी डिसरप्शन या रुकावट पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं, आज भी की, गुज़श्ते रोज़ भी की थी, कि हमारा जो हुकूमतकारी का निज़ाम है वो इंतहाई फरसुदा है, वो इंतहाई ऑब्स्ट्रक्टिव है, रुकावटें खड़े करने वाला। यानी एक छोटे छोटे एतराज़ात लगते हैं जब फाइलों पे, तो उसमें दोबारा मुताल्लिका दफ्तर तक पहुंचते हुए या उस पर अमल दरामद होते हुए उसमें 9 महीने 6 महीने लग जाते हैं। तो निज़ाम हमारा उसकी राह में भी, इस्लाहात की राह में भी वही हमारी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि जो निज़ाम दूसरे मुल्कों में आज से 50-60 साल पहले राइज था, हम अभी भी उसी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा आज इस मौजू पे बात करने का मकसद ये था कि एक ट्रेंड वाज़े हो गया है पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 साल के दौरान के अगर किसी के ऊपर उंगली उठती है तो वो बंदा या बंदी फारिग हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह यूरोप में या अमेरिका में जब किसी पे बहुत संजीदा नौयत का इल्ज़ाम लगता है फिर वो बच नहीं सकता। आपने बरतानिया में भी देखा होगा, सईदा वारसी साहबा थी, नहीं सईदा वारसी साहब एक वज़ीर थी बरतानिया की कैबिनेट में, और उनसे कुछ सफरी अखराजात में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, रद्दोबदल कुछ हुआ और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इससे पहले उनके एक और सेक्रेटरी हेल्थ थे, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप के एक बड़े करीबी अटॉर्नी जनरल थे शायद, उन्होंने अपनी तातीलात के दौरान कोई सरकारी सहूलियात से फ़ायदा उठाया और उसकी जवाबदेही में उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। तो इस तरह बहुत मिसालें हैं यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ पे अगर आप पे उंगली उठती है तो फिर समझें कि आपका सियासी करियर ख़त्म हो जाता है। और पाकिस्तान में भी हम ये देख रहे हैं कि अब कम से कम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से तो बड़ा ये वाज़े है कि बदउनवानी और करप्शन जो है उसका अगर किसी पे इल्ज़ाम भी होगा उनकी किसी टीम मेंबर के ऊपर तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको उसके ओहदे से फारिग होना पड़ेगा। ये एक बहुत मुस्बत चीज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।